वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उससे रिलेटेड जो नियम कानून है लॉ में, आइए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सेक्शन 37 इसको गाइड करता है। तो एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 37 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न कर रहा है। वो क्या कहता है, वो सिंपली ये बोलने का कोशिश करता है सेक्शन 37 दोस्तों, कि अगर कोई व्यक्ति जो कि परफॉर्मेंस जो कि प्रॉमिस किया है, जिसको हम लोग प्रॉमिसर बोलते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे लिए हम ये काम करके दिखाएंगे, या तुम्हारे लिए हम ये सर्विस देंगे, या तुमको ये गुड्स हम सप्लाई करेंगे, तो उसको अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। ही विल हैव टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर मान लीजिए कि उसका डेथ हो गया सपोज, तो अब क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि वादा निभाने से पहले ही प्रॉमिसर का डेथ हो गया, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसके जो होंगे, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनको प्रॉमिस को निभाना पड़ जाएगा। ठीक है, दे विल बी बाउंड बाय द प्रॉमिसर्स प्रॉमिस। जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे फादर का डेथ हो गया तो फादर का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हो गया सन्स, तो सन्स विल हैव टू नाउ परफॉर्म देयर प्रॉमिस। तो ऐसा क्लियर लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो पापा के प्रॉमिस के लिए बच्चे लोग क्या हो जाएंगे, वो बाउंड हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो अपने जेब से तो पेमेंट नहीं करेंगे, पापा का जो प्रॉपर्टी है वहीं से वो लोग पेमेंट करेंगे। अगर कोई पेमेंट करने का जरूरत पड़ेगा तो वो वहीं से पेमेंट करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस उनको करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37 कहता है। आइए देखते हैं क्या लिख रहा है वो। तो सेक्शन 37 यहाँ पे ये बोल रहा है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है, their respective promises under such performance unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the contract act or any other law। मतलब सिंपल सा बात है, जो पार्टीज होंगे, पार्टीज दो ही होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ए प्रॉमिस, वन इज द प्रॉमिसर एंड द अदर इज द प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसर वो व्यक्ति होता है जो प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिसिंग वो व्यक्ति है जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। तो आप लोग सबको जानते हो कि कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट कभी हो नहीं सकता, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो कंसिडरेशन ऑलवेज होता ही है। यानी कि जब मैं प्रॉमिसर हूं तो हो सकता है दूसरा पर्सन जो जिसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं वो प्रॉमिस ही है, लेकिन बदले में वो भी क्या करेगा, मेरे लिए कोई ना कोई परफॉर्मेंस करेगा, वो भी हमको कुछ ना आपको पैसा देगा, नहीं तो कुछ काम करेगा मेरे लिए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है, वो यूनिलैटरल नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज बाईलैटरल होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों के पास कुछ ना कुछ राइट्स होता है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज होता है, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो पूरी तरीके से आपके ऊपर फॉल करता है एज अ प्रॉमिसर एंड एज अ प्रॉमिसी अंडर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा सेक्शन 37 कह रहा है। तो देखते हैं एक बार फिर से। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी मस्ट इधर परफॉर्म, या तो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, और ऑफर टू परफॉर्म, या फिर या तो आप परफॉर्म कर दीजिए या फिर ऑफर करिए कि मैं परफॉर्मेंस देना चाहता हूं, आप प्लीज इस मेरे परफॉर्मेंस को क्या करिए, एक्सेप्ट करिए। ऐसा आपको बोलना पड़ेगा एज अ प्रॉमिसर टू हुम, टू द प्रॉमिसी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद, जब तब तक आपको अपना परफॉर्मेंस करना होगा या परफॉर्मेंस के लिए ऑफर करना होगा जब तक कि आपका परफॉर्मेंस दूसरा व्यक्ति डिस्पेंस विथ ना कर दे। डिस्पेंस विथ कर देना मतलब रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना। ठीक है, मतलब प्रॉमिसर ने चाहा प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रॉमिसी ने बोला कि नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट योर परफॉर्मेंस, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता हूं तुम परफॉर्मेंस अपना पूरा करो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस सिचुएशन को, जब दूसरा व्यक्ति अपना राइट्स को वेव ऑफ कर देता है, छोड़ देता है पूरी तरीके से, रिजेक्ट कर देता है आपका परफॉर्मेंस को, एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है आपका परफॉर्मेंस को, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पेंस्ड विथ करना। ठीक है, तो डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ, या फिर ठीक है कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रोविजंस के अंतर्गत आपका परफॉर्मेंस को
एक्सक्यूज कर दिया जा सकता है, मतलब लॉ ही खुद आपको कानूनन तौर पे आपको बरी कर देगा, आपको छोड़ देगा, आपको वेव ऑफ कर देगा, आपका परफॉर्मेंस को करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा कब हो सकता है? छोटा सा एग्जांपल, लॉ वाला जो पॉइंट है वो मैं नीचे वाला जो लाइन पे लिखा हुआ वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए कि अगले बार का जो ओलंपिक्स हुआ वो इंडिया में हुआ, या फिर मान के चलते हैं, ठीक है इंडिया का एग्जांपल नहीं लेते हैं, मान के चलते हैं कि वो XYZ कोई एक कंट्री को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, ओलंपिक्स को होल्ड करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को मिला। अब मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जिस साल ओलंपिक्स होने वाला था उस साल कोरोना महामारी बहुत तेजी से आ गया, या फिर हो सकता है कि कोरोना महामारी नहीं, या फिर हो सकता है कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया। तो क्या हो सकता है, पूरा का पूरा ओलंपिक्स कमेटी ने डिसाइड किया कि इस साल ओलंपिक्स होगा ही नहीं, छोड़ दिया जाएगा, तो ओलंपिक्स का खेल को पूरी तरीके से रद्द करा दिया गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस कंट्री में हुआ होगा ओलंपिक्स का गेम्स को लेकर के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी प्रोमिसर्स रहेगा वो ड्यू टू सच नेचुरल कैलामिटीज एटसेट्रा, ड्यू टू स्पेशल लॉज दैट विल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से रद्द मान लिया जाएगा और आपको अपना परफॉर्मेंस देने का जरूरत नहीं होगा। मैं रियल लाइफ एग्जांपल अभी का सिचुएशंस मैं ले रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को और ज्यादा आप लोग को रिलेट कर पाइएगा इस सिचुएशन से। अभी आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि भारत में 2 वैक्सीन का बनाने का बन भी रहा है और भारत उसका परमिशन दे दिया है। इनफैक्ट 3 वैक्सीन हैं, ठीक है, वन इज कोवैक्सीन, द अदर इज आपका कोविशील्ड, और जो तीसरा है वो है रशिया का स्पुतनिक वी करके है। तो ये 3 वैक्सीन जो है इंडिया में कहीं ना कहीं अभी अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है इंडियन कंपनीज ने या तो टाई अप करके बनाया या फिर सिंगली उसको तैयार किया। तो भारत के साथ ब्राजील और बांग्लादेश जैसे कुछ कंट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। भारत वैसे देशों को सब्सिडाइज्ड रेट पे या फ्री रेट्स पे देने वाला था, फ्री में देने वाला था वैक्सीन। बट हुआ क्या कि सेकेंड कोविड वेव इंडिया में आ गया और बहुत सारा भारतीयों का जान चला गया, तो जिसकी वजह से भारत सरकार को मजबूरन कदम ये उठाना पड़ा कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो साइन किया था दूसरे पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया गया। यानी कि जो कंपनीज को भारत सरकार आदेश देने वाला था कि तुम वैक्सीन मुझे दो बना करके, वो वैक्सीन हम जा करके बांग्लादेश को, नेपाल को, ठीक है, ब्राजील को, जो हमारे मित्र देश हैं, उसको हम सब्सिडाइज रेट्स पे दे देंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो मान के चलते हैं कि आपका जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। तो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक राष्ट्रीय आपदा आ पड़ा, तो जिसकी वजह से भारत सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो यहाँ पे जो प्रोमिसर है दैट इज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको परफॉर्मेंस देने से पूरी तरीके से बरी कर दिया जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है परफॉर्मेंस देने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑफर नहीं किया, आपने परफॉर्मेंस नहीं किया। आप जैसे ऑफर कर देते हो कि हाँ हम करना चाहते हो परफॉर्मेंस, तो मान ये लिया जाता है कि यू हैव मेड द परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस हो गया, क्योंकि आपका तो कोई गलती नहीं है ना, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया आपका परफॉर्मेंस। तो आपका जो राइट्स रहेगा, प्रोमिसर का जो राइट्स रहेगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो लेकिन बरकरार रहेगा, वो लेकिन होल्ड ट्रू करेगा, इवन इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस वाज नॉट मेड बिकॉज द अदर पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। ऐसा सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है। लेकिन उससे पहले आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं एक सेकंड पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है इफ द प्रोमिसर डाइज, मतलब प्रोमिसर का अगर मृत्यु हो जाती है, देन इन सच अ केस द प्रोमिसेस मतलब जो वादा है, ठीक है, द प्रोमिसेस विल बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, किसको बांध देगा, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बांध देगा, प्रोमिसर का रिप्रेजेंटेटिव्स को बांध देगा, बाइंड कर देगा, ऑफ द प्रोमिसर
ठीक है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉमिस किया है तो इन दैट, और अगर वो उस परफॉर्मेंस को निभाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा घटना घट जाता है जिससे कि वो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड बन जाता है, वो नहीं कर पाता है परफॉर्मेंस को, तो इन दैट केस वो तो नहीं कर पाया, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके ऊपर ये फॉल कर जाएगा दायित्व, वो ड्यूटी उसके ऊपर फॉल कर जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर कि वो पहला वाला व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस वो करने वाला था उसको वो निभाएगा। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी, ए जो है वो बी को कुछ गुड्स देने वाला था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऑन अ सर्टेन डेट, एक सर्टेन तारीख को, ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपया के बदले में ठीक है कुछ गुड्स देने वाला था ए बी को। तो अब देखिए क्या होता है, ए डाइज, ठीक है, ए का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है before that day. Now A's representatives are bound to deliver the goods to B, and B is bound to pay ₹1 lakh to A's representatives. मतलब ठीक है, अब A ने सबसे पहले वादा किया B को कि तुमको हम कुछ गुड्स सप्लाई करेंगे एक सर्टेन डेट में जिसका वैल्यू होगा ₹1 लाख। B तैयार हो गया, अब परफॉर्मेंस का डेट से पहले A का डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे ए का रिप्रेजेंटेटिव्स को ये दायित्व बनता है कि वो बी को जाकर के जो गुड्स डिलीवर करने का बात था वो जाकर के डिलीवर करके आए। तो यहाँ पे बी का ये दायित्व बन जाएगा, बी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा कि वो ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो 1 लाख रुपीस का जो कि देने का वादा किया था वो पेमेंट पूरी तरीके से हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 मैंने बोला कि एज पर सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, यहाँ पे सेक्शन 38 कुछ कह रहा है, देखिए, इफ अ पर्सन ऑफर्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस, अगर कोई व्यक्ति परफॉर्मेंस देने का कोशिश किया, मतलब ऑफर किया कि मैं करना चाहता हूं परफॉर्मेंस, तो इन दैट केस बट द अदर पार्टी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, लेकिन दूसरा पार्टी खुद ही क्या कर दिया, बोला कि नहीं हमको ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, कि ये है वो है, जो भी है रीजंस बोल करके वो बोल दिया कि नहीं हम परफॉर्मेंस ले नहीं पाएंगे, आई कांट एक्सेप्ट योर ऑफर। तो इन दैट केस, जबकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सब हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही प्रॉमिस ही मना कर देता है तब तो देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तब तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, तब तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हम लोग पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, परफॉर्मेंस के टाइम पे वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो प्रॉमिस ही मना कर दे रहा है उसको। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इफ अ परफॉर्मेंस as per section 38 of the act, if a person offers to perform his promise but the other party refuses to accept performance, then the promiser is not liable for non performance and will continue to hold his rights। मतलब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो और नॉन परफॉर्मेंस के लिए liable नहीं रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, he will continue to hold his rights, उसका जो राइट्स है वो लेकिन बरकरार रहेगा, क्योंकि उसने ऑफर किया था, आप नहीं लिए, ये आपकी गलती है, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। तो बात समझ आ रहा होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो इन दैट केस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।